हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, याद होगा क्लास 12 का केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो मॉलिक्यूलरिटी कराया था हम लोगों ने, इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। और क्या है इसके आगे, क्या बताते हैं कि जब भी कभी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते हैं कि जब भी कभी रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए के ए रेज टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू बाई एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई, ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, ये हम लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ रेज टू द पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई, ऐसे लिखते हैं, याद तो होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है एक्स प्लस वाई, इसको लिख देते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। और ये एक्स प्लस वाई जो वैल्यू होता है वो हम लोग जो रिएक्टेंट का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है ज़रूरी नहीं कि उसके कोफिशिएंट के बराबर हो। ये एक्स एंड वाई जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उनको एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन लेके देखते हैं किस रेट से रिएक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, तो जितना टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा उसी के हिसाब से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और फिर उन एक्स वाई को प्लस कर देते हैं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। ठीक है, और ये जो के है रेट कांस्टेंट कहलाता है। के रेट कांस्टेंट का यूनिट भी निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, कितनी बात सुन रही। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। अगर हम लोग रिएक्टेंट के साइड से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन वर्सेस, ठीक है ना, टाइम का ग्राफ ऐसा दिखाते हैं। ठीक है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। ठीक है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाते हैं। अगर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाएंगे तो डी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, ऐसे दिखाते हैं। ये ग्राफ भी हम लोगों ने किया है, डिस्कस भी किया है। कितनी बात सुन में। लेकिन क्या बताया कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड से दिखाओ, प्रोडक्ट के साइड से दिखाओ, ये ग्राफ कुछ इसी तरह से बनता है। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये पता नहीं चलेगा। किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये पता नहीं चलेगा इस ग्राफ से। इस ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। हमने बताया था किसी जगह पे, किसी ग्राफ पे, कहीं पे भी अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इस पे मान लो यहाँ पे हमें निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये स्लोप का वैल्यू लेके और ये स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है या किस रेट से कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है ये पता चल जाएगा, लेकिन किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये नहीं पता चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो पता चल सकता है इस ग्राफ से, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं इसको प्लस करके, ये नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ दोनों को अगर एक साथ यूज़ करना चाहें या रिप्रेजेंट करना चाहें
तो नॉर्मल इक्वेशन से अगर हम लोग दिखाएंगे, जैसे हम लोग दिखा रहे थे ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक इक्वेशन बनाया जाए जो कंसंट्रेशन का चेंज को भी बताए और साथ ही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताए, ठीक है। और उसको करने के लिए हम लोगों को पता है कि जब भी कोई कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो वो कंटिन्यूस डिक्रीज करता है। तो जब भी कभी कंटिन्यूस डिक्रीज करेगा तो मान लो पहले जितना कंसंट्रेशन था, थोड़ी देर में कुछ उससे कम हो जाएगा, थोड़ी देर में उससे कम हो जाएगा, थोड़ी देर में उससे भी कम हो जाएगा। तो एक कंटिन्यूस डिक्रीज, तो नेट टी टाइम में कितना टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ उसको निकालना चाहेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज आता है एक टाइम में, थोड़े टाइम में थोड़ा और चेंज आया, फिर और चेंज आएगा, फिर और चेंज आएगा, ठीक है। तो नेट एक गिवन टाइम में कितना चेंज होगा वो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, ये तो डिक्रीज करता ही करता है, मगर किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। इनिशियली जब कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट का, मिलाएंगे तो बहुत तेजी से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े टाइम के बाद देखेंगे उतना ही टाइम में अब कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर के बाद उतना ही टाइम में देखेंगे स्मॉल टाइम में तो अब उससे भी कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन हर टाइम में बराबर नहीं होता, अलग अलग टाइम में चेंज भी होता है। तो अगर हर टाइम उस पूरे एक गिवन टाइम में अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं, अब अगला जो टॉपिक दे रखा वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी जो कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर भी उसमें है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है, तो दोनों को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उससे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना चाहेंगे या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे चलते हम लोग इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं। ये बात समझ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। इधर से हम लोग मिटाते हैं ये, और अब देखते हैं कि हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लेना चाहते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेना चाहते हैं। तो ये हमारा आ जाता, पहले सबसे पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है पता है। जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी एलिमेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फिर भी रिएक्ट करता है। और ऐसे रिएक्शन बहुत रेयर है, बहुत कम है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो भी रहा है, रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बना भी रहा है और वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। ऐसे बहुत कम रिएक्शन है, अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ होता है वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू के
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। ये है 0, ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। ये कितनी बात में रेट ऑफ रिएक्शन जो ना, ये रिएक्टेंट के साइड से निकाला है, तो रिएक्टेंट के साइड से जब निकालेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता टाइम के साथ साथ, ये माइनस में लिख दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और ये होता है, ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में दिखाते हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के हिसाब से है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग। जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उनके कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के हिसाब से बताता है। यह बताया क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है ना, किसी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है रिएक्टेंट का, उसी के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये उस तरह का है, लेकिन ये 0 ऑर्डर का है तो यहाँ पे पावर 0 का लगा दिया। किसी भी एलिमेंट पे 0 का पावर होता है तो उसका कितना वैल्यू होता है, 1। उस पर कितना वैल्यू हो जाएगा, 1। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आ गया, के इंटू 1 आ गया ये। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 था। तो इसको अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। ये देखिए माइनस को उधर किया तो ये माइनस उधर चला गया, डी टी को नीचे से ऊपर क्रॉस कर दिया, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का। ठीक है, ये जो चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे चेंज इन टाइम, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम पे लेके टोटल कितना चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। अगर हम लोग इसको सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करते हो तो डी आर का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। डी आर का जैसे डी एक्स का इंटीग्रेट करते तो कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। ऐसे डी आर का इंटीग्रेट करते हैं तो आर हो जाएगा ये। अब फिर ये क्या है, ये तो माइनस है और ये के कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है। डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी आ जाएगा, ये कितनी बात में, और प्लस एक कांस्टेंट सी आ जाता है, कांस्टेंट सी हो जाता है। इसको सी से भी दिखाते, आई से भी दिखाते हैं, एक कांस्टेंट आता है। जब भी कभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई कांस्टेंट टर्म है उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जब इक्वेशन को लिखेंगे तो वो जो कांस्टेंट टर्म था वो नहीं होता, क्योंकि वो तो 0 हो गया है, नहीं होता। तो जब इंटीग्रेट करेंगे यानी उल्टा कर रहे हैं उसका, तो हम एक अलग से कांस्टेंट का वैल्यू रिलेशन डालेंगे, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू था जो कांस्टेंट था, जो डिफरेंशिएट होने के बाद वो 0 हो गया था। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं उल्टा, तो हम दोबारा से उसे लिख दिए। तो वो जो कांस्टेंट है उसको सी से भी दिखा सकते हैं, आई से भी दिखा सकते हैं। अभी हमारे बुक में एनसीईआरटी में आई से दिखाया हुआ है, सी से भी दिखाते हैं। कितनी बात सुनिए, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रिलेशन इक्वेशन आ गया। अब क्या बताया कि वो जो कांस्टेंट है सी या आई, इसका कितना वैल्यू होगा, तो इस कांस्टेंट का जब भी कभी किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो उसका इनिशियल कंडीशन लेंगे।
क्या इनिशियल कंडीशन? यानी मान लो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम, ये तो दोनों का चेंज हो ना, r एंड t में चल रहा है, तो जब t 0 होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। भाई जब टाइम हुआ ही नहीं, रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बचा हुआ है। जब रिएक्शन होगा, टाइम आगे बढ़ेगा, तभी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब भी कभी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो तो इनिशियल कंडीशन लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या बोला? व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू r मैक्सिमम। ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन है उस वक्त वो मैक्सिमम होगा। कितनी बात में? अब हम लोग t का वैल्यू इसमें डालते हैं, तो जब t का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या होगा? r, ठीक है, ये इसको मैक्सिमम कर, जब t का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन लिया, -k0 I, हम लोग I ले रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा? R नॉट मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू I, ये तो 0 हो गया हमारा, तो I का वैल्यू कितना हो गया? R नॉट के बराबर। ये इक्वेशन 1 था हमारा, उसको 1 ले लिया था हम लोगों ने। अब इस I की जगह पे हम लोग इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे कंसंट्रेशन तो R था, फिर ये -KT था, ठीक है, प्लस I की जगह पे R नॉट का कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ले लिया। इसे हटा लो। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 हटा लेके उसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एक हमें एक इक्वेशन फाइनल मिलता है, ये तो बीच का इक्वेशन था। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट करके वो लगा लिया और उसमें फिर वर्क कर दिया। आगे क्या बताया कि इधर से मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, ये मिटाता हूँ मैं, 0 ऑर्डर का ये मिटा रहा हूँ मैं। ये जो यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन में क्या लिखा है, ये जो कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 0 ऑर्डर का रिएक्शन होते होते कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बचा हुआ वो ये है, और ये इनिशियल कंडीशन है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जितना लिया था उतना तो है ही है। अब उसके घट रहा, वो घटते घटते कितना घट के होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियली तो जितना लिया था उतना फिक्स है, ये फिक्स है। और ये -KT है, टाइम के साथ साथ रिएक्शन आगे जाएगा और टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा, यानी ये R और ये T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो है R नॉट मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट टर्म है। जब भी कभी हम लोग स्लोप बनाते हैं तो स्लोप का एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं मैं उसे दिखाता हूँ। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और उसका जो इक्वेशन होता है mx + c, इस तरह से एक स्लोप का इक्वेशन होता है। इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, एक जनरल है। अब यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है ना, m के सामने पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे जाएगा। स्लोप ये जो m के पहले प्लस होगा यानी स्लोप जो है ना ऊपर जाएगा, और माइनस हो तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ना माइनस में दे रखा k, तो इसका मतलब k जो है ना नीचे की तरफ जाएगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या ग्राफ होता है, इस तरह से होता है ये ग्राफ। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। ये -K है स्लोप माइनस में है ना ये, तो -K है, और ये T के साथ चेंज हो रहा है, ये T हो गया। और ये कंसंट्रेशन है D कंसंट्रेशन ऑफ R, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन घटता जा रहा। तो ये है कंसंट्रेशन का चेंज, वेरिएशन इन concentration in 0 order
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दे रखा है। तो ये इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। कितनी बात सुने। अब क्या है कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ हमेशा ही इस तरह से दिखाते हैं और ये रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है। अगर हम लोग के का वैल्यू निकालना चाहें, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू, तो इसको इधर ला लेते हैं और ये उधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा रिलेशन इसका, के टी ये इधर आ गया और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ये वाला उधर जाके माइनस हो गया, और के का वैल्यू आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालने का तरीका हो जाता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर का, ये सबका नहीं है, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फाइनल कंसंट्रेशन कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, और थोड़ी देर के बाद जब हम लोग निकालने जा रहे हैं तो उस वक्त कितना कंसंट्रेशन है, इनका डिफरेंस निकालते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन दे रखा है। कुछ हमने बताया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली कॉमन नहीं है, बहुत कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रेयरली वो रिएक्शन होते हैं। तो वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जीरो ऑर्डर के, वो मैं लिख के दिखाता हूँ। क्या बताया, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का जो है कुछ एग्जाम्पल हमने बताया, जो कॉमन तो रिएक्शन नहीं होता मगर कुछ रेयर एग्जाम्पल हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। पहला जो रिएक्शन है इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन के अंदर, आप जानते हो बायोलॉजी में डाइजेशन प्रोसेस होता है और वो एंजाइम के हेल्प से होता है, तो उस तरह का रिएक्शन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा दे रखा डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम। एक प्लैटिनम लेते हैं, वो गर्म करते हैं, उस पर से अमोनिया को पास करते हैं, तो वो जो रिएक्शन होता है वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट तो बनता है पर किसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ना अमोनिया कंसंट्रेशन पे, ना प्लैटिनम हॉट प्लैटिनम के कुछ से। ठीक है, मगर वो रिएक्शनों के प्रोडक्ट देता है। ऐसे ही दे रखा तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। गोल्ड के सरफेस पे हाइड्रोजन आयोडाइड का पास करते हैं मगर थर्मल हीट करते हैं उस वक्त, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन आयोडाइड टूटता है वो रिएक्शन भी हमारा एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बात करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं आज।